नमस्कार। सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर कि रसायन विज्ञान क्लास 12 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज जिसके एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें लेसन नंबर 14, 15 और 16 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज आपके सामने है। जिसमें लेसन नंबर 14 का नाम है जैव अणु। उसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक पॉलीसेकेराइड है। तो एक पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत यदि अपन देखें तो पॉलीसेकेराइड जो होता है वो होता है स्टार्च। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पॉलीसेकेराइड स्टार्च के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि ग्लूकोज को लंबे समय तक HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है। तो उसका मुख्य आंसर जो है वो है नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन जो होगा वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसका मुख्य आंसर है। दूसरा क्वेश्चन कि निम्न में से किसे डेक्सट्रोज कहा जाता है। तो डेक्सट्रोज जो है वो ग्लूकोज जो शर्करा है उस ग्लूकोज शर्करा को ही डेक्सट्रोज यहाँ पर कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि दुग्ध शर्करा कौन सी है। तो सुक्रोज, ग्लूकोज और स्टार्च है वो तो दुग्ध शर्करा नहीं होगी, बल्कि लैक्टोज जो है वो लैक्टोज को यहाँ पर दुग्ध शर्करा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है प्रोलीन को एक आवश्यक एमिनो अम्ल के अंतर्गत यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसके अंतर्गत यदि अपन देखें तो छठवां क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो विटामिन जो होता है विटामिन सी है वो जल में यहाँ पर विलय माना जाता है। इसके आगे यदि अपन क्वेश्चनों की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक DNA में नहीं पाया जाता है। तो आठवें क्वेश्चन में जो यूरेसिल जो होता है, यूरेसिल यहाँ पर अपना DNA क्षारक में यहाँ पर नहीं पाया जाता है। नौवां क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखने वाला हार्मोन जो होता है वो कौन सा हार्मोन होता है। तो वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा को यहाँ पर सीमित रखने का काम करता है। 10वां क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन है स्रावित होता है तो वो कौन सी ग्रंथि से। तो पीयूष ग्रंथि से यहाँ पर वृद्धि हार्मोन है वो स्रावित होता है। आगे 11वां क्वेश्चन है कि DNA और RNA में पाई जाने वाली शर्करा के नाम बताओ। तो DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, बल्कि RNA में यदि देखा जाए तो राइबोज शर्करा यहाँ पर पाई जाती है। दोनों में यहाँ पर 5-5 कार्बनों की श्रृंखला यानी कि शर्करा यहाँ पर पाई जाती है। 12वां क्वेश्चन है कि क्या होता है जब ग्लूकोज की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ में करवाई जाए। तो ग्लूकोज को नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया करवाई जाए तो यहाँ पर जब ग्लूकोज की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाई जाती है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है और उसके द्वारा सेकेरिक अम्ल का यहाँ पर निर्माण होता है। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक कीटोहेक्सोज शर्करा का नाम बताओ। तो कीटोहेक्सोज शर्करा है वो फ्रक्टोज है, जिसे अपन फल शर्करा के नाम से भी यहाँ पर पुकारते हैं। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में किस रूप में संचित होता है। या दूसरा इसी को पूछा जा सकता है कि जंतुओं में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है। तो वो ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर भोजन का संग्रहण किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है कि ग्लूकोज की पायरेनोस या आवर्त संरचना बनाइए। तो ग्लूकोज की पायरेनोस या आवर्त जो संरचना है एकदम सिंपल सी है, जिसमें कार्बन की श्रृंखला में 6 कार्बन की श्रृंखला में फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोजन और OH ग्रुप, सेकंड पर हाइड्रोजन OH ग्रुप, थर्ड पर OH और हाइड्रोजन ग्रुप, फोर्थ पर हाइड्रोजन और OH ग्रुप, और 5वें कार्बन पर ऊपर की तरफ जो होता है वो CH2OH ग्रुप और नीचे यहाँ पर हाइड्रोजन, जिसमें 5वां कार्बन और पहला कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन बंध के द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसे अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस संरचना के नाम से भी यहाँ पर पुकारा जाता है। आगे 16वां क्वेश्चन है कि एक अनअपचयी शर्करा का नाम बताओ। तो अनअपचयी जो शर्करा होती है वो है अपने सुक्रोस, जो अनअपचयी शर्करा के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। 17वां क्वेश्चन कि एक प्रारूपिक ज्वेट्राइन की यहाँ पर संरचना बनाइए। तो जिसमें RCHNH2
और COO- जो संरचना है वो एक ज्वेटर की यहाँ पर मुख्य संरचना होती है। 18वां क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में कि प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देखो कि जब प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन किया जाता है, अर्थात प्रोटीन को गर्म करने पर, रासायनिक परिवर्तन करने पर या pH में परिवर्तन करने पर प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता है वो खो देते हैं, उससे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। कहने का मतलब प्रोटीन जब अपनी आकृति में परिवर्तन कर लेता है किसी भी परिणाम स्वरूप, तो उससे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि प्रोटीन का विकृतीकरण होने पर प्रोटीन की कौन सी संरचना है अप्रभावित रहती है। तो प्रोटीन की जो 3 संरचनाएं होती हैं उसमें से प्राथमिक जो संरचना होती है वो अप्रभावित होती है। 20वां क्वेश्चन कि अंडे को उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन हो जाता है, कारण दीजिए। तो उसका आंसर देखो, ये इसको इससे भी पूछा जा सकता है कि अंडे को उबालने पर अंडे में उपस्थित जल कहाँ चला जाता है। तो स्कंदन की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर विकृत हो जाता है और अंडा ठोस हो जाता है। तो इसका भी आंसर देख लो कि अंडे को उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन हो जाता है, तो उसका कारण क्या है। कारण देखो कि अंडे को उबालने पर अंडे की प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, जिससे अंडा है वो ठोस हो जाता है और उसकी सफेदी का यहाँ पर क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। 21वां क्वेश्चन कि मानव के बाल, ऊन तथा रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो उसमें केराटिन नामक प्रोटीन यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। 22वां क्वेश्चन कि हमें विटामिन सी का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, इसका कारण क्या है। तो उसका आंसर देखो कि विटामिन सी है जल में विलय विटामिन होता है, अतः यह आसानी से यूरिन के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं, अतः इसे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता, इसलिए आहार के साथ नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इसी के लेसन का कि किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने वाली विधि का नाम लिखो। तो DNA अंगुली छापन के द्वारा यहाँ पर किसी भी मृतक व्यक्ति की पहचान अपन आसानी से कर सकते हैं। अगला लेसन संख्या 15 जिसका नाम है यहाँ पर बहुलक, उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आपको बहुलकों के उपसर्ग तथा उदाहरण यहाँ पर नीचे दिए गए हैं जिनका मिलान कीजिए। तो स्टार्च जो होता है वो एक प्राकृतिक बहुलक होता है, इसका मिलान करना है। नायलॉन 6 जो होता है वो एक संश्लेषित बहुलक है जिसका निर्माण मानव ने प्रयोगशालाओं में किया है। यहाँ पर पॉलीथीन भी एक संश्लेषित बहुलक होता है। रेयान जो होता है वो एक अर्ध संश्लेषित बहुलक है। प्रोटीन है वो भी एक प्राकृतिक बहुलक है और सेलुलोज नाइट्रेट जो है वो एक अर्ध संश्लेषित बहुलक के अंतर्गत आता है, जिसका आंसर यहाँ पर नीचे दे रखा है मिलान के द्वारा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि योगात्मक बहुलकन की क्रिया विधि में बेंजोइल पेरोक्साइड की क्या भूमिका होती है। तो इसका आंसर पहले देख लो, बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अपना हमसफ़र सुनील कुमार। जिसमें पहला क्वेश्चन देखो, दूसरे का फर्स्ट कि योगात्मक बहुलकन की क्रिया में बेंजोइल पेरोक्साइड की क्या भूमिका होती है। तो योगात्मक बहुलकन की क्रियाविधि में बेंजोइल पेरोक्साइड है मुक्त मूलक जनक का यहाँ पर कार्य करता है और इसके साथ मिश्रण को प्रकाश में खुला छोड़ने पर मुक्त मूलक का यहाँ पर निर्माण होता है, जिसे बहुलकन की क्रिया में श्रृंखला है वो क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अर्थात शॉर्ट में अपन कहना चाहें तो बेंजोइल पेरोक्साइड है वो अभिक्रिया की क्रियाविधि को चालू करने में यहाँ पर मुक्त मूलक का निर्माण करता है। सेकंड क्वेश्चन कि योगात्मक बहुलकन की मुक्त मूलक क्रियाविधि में अंतिम पद क्या कहलाता है। तो 3 पद होते हैं, एक श्रृंखला प्रारंभन पद, मध्यवर्ती पद और श्रृंखला समापन पद। तो अंतिम पद जो है वो श्रृंखला समापन पद यहाँ पर कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन कि निम्न में उपयोग आने वाले बहुलकों के नाम लिखो। तो इनमें कौन कौन से यहाँ पर बहुलक काम में आते हैं। तो तेल, सीलों और गैसकेटों को बनाने में और न चिपकने वाली सतह यानी कि नॉन स्टिक बर्तन लेपित बर्तनों में यहाँ पर क्या काम में लिया जाता है। तो वो काम में लिया जाता है यहाँ पर जिसका साधारण नाम है यहाँ पर टेफ्लॉन और रासायनिक नाम है पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथीन, जैसे अपन टेफ्लॉन के नाम से भी पुकारते हैं।
अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि न चिपकने वाली सतह नॉन स्टिक बर्तनों पर किसका लेप होता है, तो टेफ्लॉन का यहाँ पर लेप होता है। सेकंड क्वेश्चन कि औद्योगिक रेशे ओरलॉन और एक्रिलिन बनाने में यहाँ पर क्या काम में लिया जाता है, तो वो काम में लिया जाता है यहाँ पर PAN अर्थात पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। थर्ड कि सुरक्षा शिरस्त्राणु में कांच है प्रबलन पदार्थों की तरह है यहाँ पर उपयोग में होता है, उसमें कौन सा बहुलक काम में लिया जाता है, तो उसमें टेरिलीन या डेक्रोन जो होता है वो काम में लिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन कि अल्प घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन यानी कि LDP और HDP में यहाँ पर क्या अंतर पाया जाता है, तो LDP और HDP में यहाँ पर अंतर देखो, जिसके चार अंतर यहाँ पर दे रखे हैं। पहला है कि इस पॉलीथीन का घनत्व है वो कम होता है, अल्प घनत्व पॉलीथीन का। सेकंड, यह मुक्त मूलक योगात्मक क्रिया से बनाई जाती है। थर्ड है, इसका गलनांक है वो 110 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसकी तनन क्षमता, कठोरता और विलायक प्रतिरोधी गुण हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि उच्च घनत्व पॉलीथीन के गुण क्या हैं, तो इस पॉलीथीन का घनत्व जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि अधिकतम होता है। दूसरा, यह जिगलर नाटा उत्प्रेरक के उपयोग से यहाँ पर बनाई जाती है। थर्ड है, इसका गलनांक है वो 144 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसकी तनन क्षमता, कठोरता और विलायक प्रतिरोधी गुण है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन से बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये हैं इसके मुख्य अंतर। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न बहुलकों की एकलक इकाइयों के नाम और एकलक इकाई की संरचना भी बनाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसमें कोई सी भी संरचना का यहाँ पर पूछा जा सकता है। जिसमें 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। नायलॉन 66, जिसमें नायलॉन 66 का निर्माण 2 एकलक इकाई जो होती हैं, जिसमें पहली एकलक इकाई है हेक्सामेथिलीन डाइमीन, जिसका फॉर्मूला नीचे दे रखा है NH2CH2 6 और NH2। और दूसरा इसमें एकलक जो इकाई होती है वो है ADP की अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 और दोनों साइड में COOH ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर ADP के अम्ल, जो संरचना आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रही होगी। अगला दूसरा जो बहुलक है वो है ब्यूना एन। ब्यूना एन का निर्माण भी यहाँ पर 2 एकलक इकाइयों के द्वारा यहाँ पर होता है, जिसमें 2 एकलक इकाई ये देखी जाए तो पहली एकलक इकाई तो यहाँ पर होती है अपनी ब्यूटा 1,3 डाइईन और दूसरा है एक्रिलोनाइट्राइल। इन दोनों इकाइयों के द्वारा यहाँ पर होता है, जिसमें ब्यूटा 1,3 डाइईन का फॉर्मूला जो होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और फिर यहाँ पर दे रखा है अपना डबल बॉन्ड के द्वारा CH2, जिसका नाम है यहाँ पर ब्यूटा 1,3 डाइईन। और दूसरा है अपना एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल में यदि फॉर्मूला देखा जाए तो एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला होता है अपना CH2 डबल बॉन्ड CH और CH के साथ में साइनाइड यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। तो यह है अपना एक्रिलोनाइट्राइल, जिसमें ब्यूना एन का निर्माण ब्यूटा 1,3 डाइईन और एक्रिलोनाइट्राइल के द्वारा। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ब्यूना एस का निर्माण किन एकलक इकाइयों के द्वारा होता है, तो उसमें चेंज ही जो करना है वो चेंज करना है ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये तो एज इट इज होगा। एक्रिलोनाइट्राइल की जगह यहाँ पर एक्रिलोनाइट्राइल में जो यहाँ पर CN दे रखा है उस CN की जगह अपने को साइनाइड जो है उस साइनाइड की जगह अपने को C6H5 यहाँ पर जोड़ना है, जिससे उस ब्यूना एस का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। अगला है टेरिलीन। टेरिलीन का निर्माण है किन 2 एकलक इकाइयों के द्वारा होता है, तो टेरिलीन का निर्माण एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला होता है CH2CH2 और दोनों CH2 के साथ में OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। दूसरा है टर्थेलिक अम्ल। टर्थेलिक अम्ल का बेंजीन वलय से दोनों साइडों में विपरीत दिशाओं में यहाँ पर 2 COOH ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि निम्न के एकलक इकाइयों के नाम लिखो, तो ग्लिप्टल है। ग्लिप्टल का निर्माण है एथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल के द्वारा यहाँ पर होता है। बेकेलाइट है। बेकेलाइट का निर्माण एक तो फिनोल और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा यहाँ पर होता है। तीसरा है नायलॉन 6। नायलॉन 6 का निर्माण जो होता है वो कैप्रोलेक्टम के द्वारा यहाँ पर होता है।
7वां क्वेश्चन कि जैव निम्नीकरणीय बहुलक किसे कहते हैं, जिसमें जैव निम्नीकरणीय बहुलक की परिभाषा है कि वह बहुलक जो आसानी से निम्नीकृत हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। दूसरा, जैव निम्नीकरणीय बहुलकों का उपयोग बताओ। तो जैव निम्नीकरणीय बहुलक जो होते हैं पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, अतः इनका उपयोग करने पर पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है कि PHBV का पूरा नाम लिखो। तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। बहुत इंपॉर्टेंट कि PHBV का पूरा नाम क्या है। तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ये PHBV का पूरा नाम होता है। 8वां क्वेश्चन जिसके 3 भाग दे रखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि रबर का वल्कनीकरण क्यों किया जाता है। तो उसका आंसर है कि रबर के भौतिक गुणों में सुधार करने हेतु रबर का वल्कनीकरण यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि रबर है वो निम्न ताप पर नरम और उच्च ताप पर यहाँ पर भंगुर हो जाता है और उच्च जल अवशोषण क्षमता यहाँ पर दर्शाता है। इसी कारण इसका वल्कनीकरण करके इन गुणों में यहाँ पर सुधार किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि रबर का वल्कनीकरण करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो रबर का वल्कनीकरण करने के लिए आंसर दे रखा है सल्फर जो धातु होती है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर के निर्माण की एकलक इकाइयों का नाम लिखो। तो प्राकृतिक रबर जो है उसका निर्माण है वो आइसोप्रीन के द्वारा किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड C, उसके C के साथ में CH3 और दूसरी साइड में CH के साथ में डबल बॉन्ड द्वारा CH2 यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, जिसका नाम है यहाँ पर आइसोप्रीन। अगला 9वां क्वेश्चन है कि निम्न को बनाने की रासायनिक समीकरण दीजिए। तो नाइलॉन 6 जो होता है उसका निर्माण जो एकलक इकाई अपन ने देखी थी हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और दूसरा अपन ने देखा था यहाँ पर टर्थेलिक अम्ल। तो टर्थेलिक अम्ल के द्वारा यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर निर्माण किया। टेरिलीन में टर्थेलिक अम्ल था अपना, नाइलॉन 6 में यदि देखा जाए तो टर्थेलिक अम्ल की बजाय यहाँ पर एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन था। तो यहाँ पर उन दोनों को आपस में क्रिया करवाई जाती है। लगभग 553 केल्विन ताप और उच्च दाब पर यहाँ पर क्रिया करवाने पर जल का अणु है वो यहाँ पर बाहर निकल जाता है और नाइलॉन 6 का यहाँ पर निर्माण होता है। नाइलॉन 6 का नाम नाइलॉन 6 क्यों रखा गया था, इसका कारण भी कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो दोनों एकलक इकाइयाँ होती हैं उसमें दोनों में कार्बन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 6 पाई जाती है। इसी कारण इसे नाइलॉन 6 कहा जाता है। दूसरा, टेरिलीन का निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें एथिलीन ग्लाइकोल को COOH ग्रुप यानी कि अपन ने अभी देखी है टर्थेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल को क्रिया करवाने पर इस टर्थेलिक अम्ल में यदि आप देखो तो एक COOH ग्रुप आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक साइड में तो COOH ग्रुप यहाँ पर लिख रखा है, पर दूसरी साइड में यदि देखोगे तो दूसरी साइड में यहाँ पर इस जगह COOH ग्रुप COOH ग्रुप यहाँ पर पाया जाता है। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के फलस्वरूप यहाँ पर जल का अणु है वो निष्कासित हो जाता है और टेरिलीन का यहाँ पर निर्माण होता है। अगला फिर 10वां क्वेश्चन कि योगात्मक व संघनन बहुलकों में 2 अंतर लिखिए। तो योगात्मक बहुलक का 2 यहाँ पर अंतर जो दे रखे हैं एक साथ दे रखे हैं कि इस प्रकार के बहुलकों में एकलक इकाइयाँ हैं बिना किसी अणुओं के निष्कासन के जुड़ी हुई होती हैं, और दूसरा है कि योगात्मक बहुलक का अणुभार है एकलक इकाइयों के अणुभार का यहाँ पर सरल गुणक होता है, जिसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कि पॉलीथीन जो होती है वो एक योगात्मक बहुलक के अंतर्गत आती है। दूसरा इसी में संघनन बहुलक है। संघनन बहुलक के 2 गुण देखो कि इसमें जब एकलक इकाइयाँ जुड़ती हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का निष्कासन होता है, और इस प्रकार के बहुलकों का निर्माण अणुभार जो होता है वो एकलक इकाइयों का यहाँ पर सरल गुणक यहाँ पर नहीं होता है बल्कि वो कम होता है, जिसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर नाइलॉन 6 जिसमें जल का अणु है वो बाहर निकल जाता है, जिससे उसके अणुभार में यहाँ पर परिवर्तन आ जाता है। अगला 11वां क्वेश्चन है कि निम्न की एकलक इकाइयों के नाम लिखो। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड की एकलक इकाई जो होती है वो वाइनिल क्लोराइड होती है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके साथ में Cl।
टेफ्लॉन जो होती है, टेफ्लॉन का एक लेख इकाई है वो होती है टेट्राफ्लोरोएथीन, जिसका फॉर्मूला है CF2 डबल बॉन्ड CF2। थर्ड है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसे PN का पूरा नाम भी है यहाँ पर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल की एक लेख इकाई जो होती है वो एक्रिलोनाइट्राइल होती है, जिसका फॉर्मूला है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन संख्या 12, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ताप सुनम्य और ताप दृढ़ बहुलकों को एक एक उदाहरण दीजिए। तो ताप सुनम्य या सुगठे बहुलक जो होते हैं वो तो है पॉलीथीन, और दूसरा है यहाँ पर ताप दृढ़ बहुलक, जिसका नाम है यहाँ पर बेकेलाइट। तो ये दो बहुलक पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि प्राकृतिक रबर की विरचन का समीकरण दीजिए। तो प्राकृतिक रबर का निर्माण जो होता है वो आइसोप्रीन के द्वारा होता है, और उसका बहुलीकरण करवाने पर यहाँ पर जो दो जगह डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, आइसोप्रीन की संरचना सूत्र है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, जिसका जब बहुलीकरण करवाया जाता है तो उसमें दो जगह उपस्थित डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कार्बन और CH के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, जिससे यहाँ पर प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन संख्या 13, जिसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पॉलीएमाइड व पॉलीएस्टर बहुलकों को एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो पॉलीएमाइड बहुलक जो होता है वो तो है अपना नाइलॉन 66, और पॉलीएस्टर बहुलक जो है वो है अपना डेक्रोन या टेरिलीन। अगला क्वेश्चन कि ब्यूना S की विरचन का समीकरण दीजिए या निर्माण किस प्रकार होता है। ब्यूना N ऊपर अपन ने देखा था, जिसमें दो एकलक इकाइयाँ पाई जाती हैं। ब्यूना S में स्टायरीन यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें मैंने बताया था यहाँ पर कि 1,3-ब्यूटाडाइईन के साथ में यहाँ पर स्टायरीन होता है, और स्टायरीन और 1,3-ब्यूटाडाइईन का बहुलीकरण करवाने पर यहाँ पर ब्यूना S का निर्माण होता है, जिसमें 1,3-ब्यूटाडाइईन का फॉर्मूला है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो है अपना 1,3-ब्यूटाडाइईन, और स्टायरीन का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके साथ में C6H5। स्टायरीन होता है, इसको क्रिया करवाने पर ब्यूटाडाइईन या स्टायरीन सह बहुलक, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर CH के साथ में बेंजीन वाले, और बेंजीन के साथ में CH2 यहाँ पर एक ये इकाई के रूप में जुड़ जाती है, जिससे ब्यूना S का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन संख्या 14, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि नाइलॉन 66 को पॉलीएमाइड बहुलक क्यों कहा जाता है। तो नाइलॉन 66 जो है वो एक पॉलीएमाइड बहुलक है, क्योंकि इसके निर्माण में एमाइड बंध यानी कि CONH। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एमाइड बंध में यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है वो पॉलीएमाइड में एक एमाइड बंध का निर्माण करता है। अतः नाइलॉन 66 में जब एकलक इकाइयाँ जुड़ती हैं तब बहुत सारे एमाइड बंध यहाँ पर बनते हैं। इसी कारण यहाँ पर इसे एक पॉलीएमाइड बहुलक कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो है कि रबर का वल्कनीकरण करते समय रबर को किस ताप परास पर यहाँ पर गर्म किया जाता है। तो लगभग इसे 373 से 415 केल्विन ताप पर यहाँ पर गर्म किया जाता है, जिससे रबर का वल्कनीकरण आसानी से हो जाता है। ये लेसन संख्या 15 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब हैं आपके लिए लेसन संख्या 16 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका नाम है यहाँ पर दैनिक जीवन में रसायन। इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही है इम्पोर्टेंट है, जिनमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न यौगिकों की संरचना बनाइए, जिसमें पहला है हिस्टामिन, दूसरा है एस्प्रिन और तीसरी है वेरोनल की, जो आपको अलग अलग संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। जिसमें हिस्टामिन की संरचना में एक पंचलक संरचना, जिसमें एक NH ग्रुप, एक नाइट्रोजन, उसके साथ में एकल बंध के द्वारा यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला में लास्ट में यहाँ पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, वो हिस्टामिन की श्रृंखला आपके सामने। दूसरा एस्प्रिन, जो सर दर्द के लिए यहाँ पर काम में ली जाती है। बेंजीन वाले के साथ में एक साइड में तो जुड़ा हुआ होता है COOH, और उसी के साथ में सेकंड कार्बन पर COOCH3 ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, जो एस्प्रिन की संरचना। तीसरा है वेरोनल। वेरोनल में यहाँ पर फर्स्ट में ऊपर से स्टार्ट करें तो NH ग्रुप,
दूसरे कार्बन की जगह कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, तीसरे कार्बन पर एक तो C2H5 और दूसरा भी C2H5 ग्रुप होता है, फोर्थ कार्बन पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, पाँचवें कार्बन की जगह यहाँ पर NH ग्रुप और छठवें कार्बन में कार्बन की जगह कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। तो ये आपस में इस प्रकार की संरचना जब निर्मित होती है तो उसके द्वारा वेरोनल का यहाँ पर निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन है सुमेलित करो। तो सुमेलित करो में पहला है क्लोरोजाइरिनोल, जो है वो यहाँ पर एक प्रतिरोधी के रूप में काम में ली जाती है। क्लोरेम्फेनिकोल जो है वो यहाँ पर एक प्रतिजैविक के रूप में काम में ली जाती है। और नेप्थलीन जो है वो एक रोगाणुनाशी के रूप में यहाँ पर काम में ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनको सुमेलित करना या डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एक प्रतिजैविक का एग्जाम्पल दीजिए। तो एक प्रतिजैविक का एग्जाम्पल यदि देखे जाए तो क्लोरेम्फेनिकोल है। दूसरा प्रतिरोधी में यदि पूछा जाए तो क्लोरोजाइनिलोल जार्लिनोल है यहाँ पर। और रोगाणुनाशी के रूप में यदि पूछा जाए तो नेप्थलीन जो होता है वो एक रोगाणुनाशी के रूप में माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि आयोडीन का टिंचर क्या है, इसके उपयोग लिखते हुए डिटोल के दो प्रमुख घटकों के नाम भी बताइए। तो आयोडीन का टिंचर है वो इथेनॉल में तैयार I2, जिसमें 2 से 3% का उसमें तनोविलियन होता है। और यह ताज़ा घाव में मुख्य रूप से एक प्रबल प्रतिरोधी के रूप में यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। जिसमें एथेनॉल में आयोडीन 2 से 3% मिलाई दी जाए तो उसे आयोडीन का टिंचर कहा जाता है। और डिटोल के दो मुख्य घटक यदि देखे जाए तो पहला घटक है अपना क्लोरोजाइलिनोल और दूसरा है ट्रपिनोल। ये डिटोल के दो प्रमुख घटक यहाँ पर पाए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में माने जा रहे हैं अब के साल। फोर्थ क्वेश्चन है कि एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इसका कारण बताते हुए यहाँ पर कारण बताते हुए नर कस्तूरी मृग द्वारा उत्सर्जित कस्तूरी में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम भी बताइए। 2 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन एस्प्रिन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो उसका कारण है कि उस एस्प्रिन जो होती है वो मानव के शरीर में जाकर यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है और जो आमाशय में यहाँ पर अम्लीय गुणों को बढ़ा देता है तथा आमाशय में रिक्त यहाँ पर होने पर उसकी दीवारों पर यहाँ पर घाव या छाले कर देता है। इसी कारण एस्प्रिन को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। और नर कस्तूरी मृग द्वारा उत्सर्जित कस्तूरी में मस्कोन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर कस्तूरी मृग में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, तो मस्कोन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन कि साबुन और संश्लेषित अपमार्जक में कोई 3 अंतर लिखिए। तो साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर है कि साबुन उच्चतर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम आयन लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो उच्चतर एल्केन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में सेकंड है उसका अंतर कि साबुन है दुर्बल अम्ल और प्रबल सार के लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो प्रबल अम्ल और प्रबल सार के यहाँ पर लवण होते हैं, जिससे कठोर जल में भी आसानी से गंदगी को साफ कर सकते हैं। थर्ड है कि साबुन का जलीय विलयन यहाँ पर सारे होता है, जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन है वो क्या होता है, यहाँ पर उदासीन होता है। ये 3 अंतर हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न को संक्षेप में समझाइए, यानी कि शॉर्ट में आंसर देना है, जिसमें पहला है प्रतिअम्ल। प्रतिअम्ल की परिभाषा देखो कि वे रासायनिक पदार्थ जो आमाशय की अम्लता को यहाँ पर कम करते हैं उन्हें प्रतिअम्ल कहा जाता है, जिसमें एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रतिअम्ल के रूप में यहाँ पर माने जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो भी एक प्रतिअम्ल के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाता है। दूसरा है खाद्य परिरक्षक, उसको शॉर्ट में समझो कि वे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में अल्प मात्रा में यहाँ पर मिलाने पर जीवाणुओं की वृद्धि होने वाले अवांछित परिवर्तनों को रोक देते हैं और सूक्ष्म जीवों से खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाते हैं, उसे ही अपन खाद्य प्रेरक्षक कहते हैं। जिसमें एक एग्जांपल है सोडियम बेंजोएट, जो खाद्य प्रेरक्षक के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाता है। दूसरा एग्जांपल है यदि अपन बेसिकली देखें तो नमक है वो भी एक खाद्य प्रेरक्षक, तेल है वो भी एक खाद्य प्रेरक्षक के रूप में, और वसा युक्त जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे चिप्स की थैली वगैरह में उसमें नाइट्रोजन गैस जो होती है वो भी एक खाद्य प्रेरक्षक के रूप में यहाँ पर काम में ली जाती है।
थर्ड है प्रतिरोधी। तो प्रतिरोधी में देखो कि वे रसायन जो या तो सूक्ष्म जीवों का विनाश करें या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें ही प्रतिरोधी कहता है, जिसमें एक एग्जाम्पल है डेटोल, जो प्रतिरोधी के रूप में काम में लिया जाता है। सातवां क्वेश्चन कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की तथा क्या नाम दिया गया था। किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम भी लिखो। तो यहाँ पर प्रतिजीव की डेफिनेशन देखो कि ऐसे रसायन जो मनुष्य और अन्य जीवों के शरीर में संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। और सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फफूंद पेनिसिलिन नोटेटम से एक प्रतिजैविक की खोज की थी और इसका नाम है पेनिसिलिन यहाँ पर रखा था। सॉरी, आज ज़्यादातर यदि जो प्रतिजैविक काम में लिए जा रहे हैं वो पहला प्रतिजैविक है अपना स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा है क्लोरेरेम्फेनिकोल, जो प्रतिजैविक यहाँ पर काम में लिया जाता है। आठवां क्वेश्चन कि टमाटर सॉस के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त परिरक्षक का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, तो उसमें टमाटर सॉस में जो काम में लिया जा रहा है वो पैराबीन्स है। दूसरा क्वेश्चन कि मधुमेह के रोगियों के लिए मिठाई बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मधुरक का नाम बताइए। तो सेकेरिन नामक मधुरक है, वो मधुमेह के रोगियों के लिए काम में लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि नेत्र संक्रमण में प्रयुक्त एक सिल्वर स्रोत का नाम बताइए। तो आर्जिरोल और प्रोटोकॉल, आर्जिरोल और प्रोटोकॉल ये दोनों नेत्र संक्रमण में एक सिल्वर स्रोत के रूप में यहाँ पर काम में लिए जाते हैं। नौवां क्वेश्चन कि निम्न को सुमेलित करो। तो सुमेलित में सबसे पहला है सिमेट्रिडीन। सिमेट्रिडीन जो है वो यहाँ पर एक प्रति अम्ल के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा है अपना ट्रफेनाडीन, जो यहाँ पर प्रति हिस्टामिन के रूप में काम में लिया जाता है। और थर्ड है एरिथ्रोमाइसिन, जो जीवाणुनाशी या जीवाणुरोधी के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाता है। तो सिमेट्रिडीन प्रति अम्ल, ट्रफेनाडीन प्रति हिस्टामिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है वो जीवाणुनाशी या जीवाणुरोधी के रूप में काम में लिया जाता है। 10वां क्वेश्चन कि निम्न पर संक्षेप में टिप्पणी लिखो। तो सल्फा औषधि क्या है। तो सल्फा औषधि देखो कि वे सल्फेनिलेमाइड एवं इसके व्युत्पन्न हैं, जिसमें कोकाई संक्रमण से होने वाले रोगों के उपचार में इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सल्फाडाइजिन और सल्फापिरिडिन, ये जो हैं वो सल्फा औषधि के अंतर्गत मानी जाती हैं। दूसरी पीड़ाहारी में देखो, पीड़ाहारी किसे कहते हैं कि वे रसायन जो शरीर की पीड़ा या दर्द को यहाँ पर कम करने के लिए काम में लिए जाते हैं, उन्हें पीड़ाहारी कहते हैं, जैसे एस्प्रिन और कोरिन, ये पीड़ाहारी के रूप में काम में लिए जाते हैं। तीसरा विसंक्रामी कि वे रासायनिक पदार्थ जो खतरनाक जीवाणुओं को या तो खत्म कर दें या उनकी वृद्धि को रोकने के काम में लिए जाते हैं, उन्हें विसंक्रामी कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 1% फिनॉल का उपयोग है वो विसंक्रामी के रूप में यहाँ पर किया जाता है। अगला 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया में एंजाइम अभिक्रिया का उत्प्रेरण है वो किस प्रकार कार्य करता है। तो इसमें देखो कि अन्योन्य क्रिया में यहाँ पर एंजाइम अभिक्रिया में उत्प्रेरक है वो किस प्रकार कार्य करता है कि जब औषध तथा एंजाइम के मध्य अन्योन्य क्रिया यहाँ पर होती है, तब सर्वप्रथम एंजाइम अभिक्रिया का उत्प्रेरण करता है और एंजाइम की सक्रिय सतह पर यहाँ पर क्रियाधार विभिन्न प्रकार की यहाँ पर अन्योन्य क्रियाओं द्वारा यहाँ पर बन जाता है, जिसे क्रियाधार एवं एंजाइम की सक्रिय सतह पर यहाँ पर आयनिक आबंध या हाइड्रोजन आबंध बन जाते हैं। जब क्रियाधार यहाँ पर एंजाइम की सक्रिय सतह से बंधता है तो एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया के लिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह उपलब्ध करवाता है, जिसका डायग्राम यहाँ पर नीचे दे रखा है कि जिसमें सक्रिय सतह और एंजाइम जो है वो क्रियाधार आपस में जुड़कर क्रियाधार को थामे रखने वाला एंजाइम की तरह यहाँ पर कार्य करता है। अगला है 12वां कि निम्न को समझाइए, जिसमें पहला है स्पर्धी संदमक और दूसरा है एलोस्टेरिक सतह। स्पर्धी संदमक में देखो कि औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन के लिए वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती है, ऐसी औषधियों को ही स्पर्धी संदमक कहा जाता है। दोबारा देखो एक बार कि औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन के लिए वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती है, ऐसी औषधियों को स्पर्धी संदमक कहा जाता है।
सेकंड है एलोस्टेरिक सतह, कि कुछ औसत एंजाइम की सक्रिय सतह पर यहाँ पर संयोजन नहीं करती हैं, यह एंजाइम की भिन्न सतह पर यहाँ पर संयोजन करती हैं, तो इसे एलोस्टेरिक सतह यहाँ पर कहा जाता है। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन है कि तंत्रिकीय संचारक की भूमिका लिखिए। तो तंत्रिकीय संचारक की भूमिका जो होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि हमारी मनोदशा में परिवर्तन करते हैं और ये संकेतों को भेजने का कार्य यहाँ पर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक तंत्रिकीय संचारक का नाम लिखिए। तो नोर एड्रेनालिन जो है वो एक तंत्रिकीय संचारक यहाँ पर माना जाता है। थर्ड है कि तंत्रिकीय संचारक की मात्रा कम होने पर क्या प्रभाव होता है। तो तंत्रिकीय संचारक की मात्रा कम होने पर यहाँ पर संकेतों को भेजने की क्रियाविधि है वो धीमी हो जाती है और व्यक्ति है अवसाद की स्थिति में यहाँ पर आ जाता है और उसके उपचार के लिए यहाँ पर प्रति अवसादक औषधि की यहाँ पर आवश्यकता होती है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी एक एंटीपायरेटिक औषधि का नाम लिखिए। तो एस्प्रिन जो है वो एक एंटीपायरेटिक औषधि मानी जाती है। सेकंड क्वेश्चन कि एंटीपायरेटिक औषधि है शरीर में क्या कार्य करती है। तो एंटीपायरेटिक औषधि है जो ज्वरनाशी यानी कि बुखारनाशी होती है अतः मानव के शरीर के तापमान को यहाँ पर कम करने का काम करती है। थर्ड क्वेश्चन है कि मॉर्फिन किस पादप से प्राप्त होती है। तो मॉर्फिन अफीम यानी कि पोस्त या ओपियम पोपी नामक पादप से यहाँ पर प्राप्त होती है, यानी कि ओपियम पोपी या पोस्त नामक पादप से यहाँ पर ये प्राप्त होती है। अगले 3 क्वेश्चन हैं जिसमें 15वां क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम या नैरो स्पेक्ट्रम है औषधि का नाम लिखो। तो नैरो स्पेक्ट्रम औषधि है वो है अपने पेनिसिलिन जी। सेकंड क्वेश्चन कि अंतिम अवस्था में कैंसर की पीड़ा या हृदय शूल या प्रसव पीड़ा में आराम देने के लिए प्रयुक्त एक पीड़ाहारी का नाम लिखो। तो मॉर्फिन जो होती है वो यहाँ पर प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए यहाँ पर काम में ली जाती है। थर्ड क्वेश्चन है कि रोगी को पेनिसिलिन देने से पूर्व क्या सलाह दी जाती है। तो पेनिसिलिन रोगी व्यक्ति को पेनिसिलिन देने से पूर्व यहाँ पर पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशीलता यानी कि एलर्जी का परीक्षण करना यहाँ पर बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो पेनिसिलिन है वो एक मानव के शरीर में यहाँ पर एलर्जी उत्पन्न कर सकती है। अगला 16वां क्वेश्चन है कि मधुमेह के रोगियों को कृत्रिम मधुरक की सलाह क्यों दी जाती है। तो कृत्रिम मधुरक का कैलोरी मान है वो 0 होता है अतः मिठास के रूप में इनका सेवन करने से यहाँ पर कैलोरी पर नियंत्रण किया जा सकता है, इसीलिए कृत्रिम मधुरक की यहाँ पर सलाह दी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन कि सेकेरिन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सेकेरिन का रासायनिक नाम है ऑर्थोसल्फोबेंजीनेमाइड, ऑर्थोसल्फोबेंजीनेमाइड, जिसका फॉर्मूला है बेंजीन के साथ में CONH और SO2 ग्रुप यदि जुड़े हुए हो एकल बंधों के द्वारा तो उसे बोला जाता है ऑर्थोसल्फोबेंजीनेमाइड या सेकेरिन कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन कि सेकेरिन का सुक्रोज की तुलना में माधुर्य मान है वो कितना गुना ज़्यादा होता है। तो वो 550 गुना यहाँ पर उसका माधुर्य मान है वो उसका ज़्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 17वां क्वेश्चन कि साबुन बनाते समय यहाँ पर बनने वाले सह उत्पाद का नाम लिखो। तो साबुन के निर्माण में यहाँ पर साबुन के साथ में ग्लिसरॉल का यहाँ पर निर्माण होता है। सेकेंड क्वेश्चन कि साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं। तो साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है क्योंकि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन साबुन के सोडियम और पोटेशियम आयनों का विस्थापन करके अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में यहाँ पर बदल जाते हैं, जिसमें अघुलनशील मलफेन या कचरे का निर्माण होता है और वह साबुन यहाँ पर कार्य नहीं करती है। जिसकी क्रियाविधि यहाँ पर साबुन की क्रियाविधि दे रखी है कि साबुन का सूत्र दे रखा है कि 2C17H35COONA को CaCl2 यानी कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ जो होती हैं वो कठोर जल में पाई जाती है, उसके साथ में क्रिया करके यहाँ पर अघुलनशील कैल्शियम साबुन यानी कि C17H35 45 की जगह यहाँ पर मिस प्रिंट 35 होगा, COO2CA का यानी कि मल्फेन का निर्माण कर लेती है और सोडियम क्लोराइड है बाहर निकल जाता है, जिससे यहाँ पर मल्फेन का निर्माण होता है, जिससे यहाँ पर कठोर जल में साबुन के द्वारा यहाँ पर गंदगी साफ नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन कि एक धन आयनिक अपमार्जक का उदाहरण लिखिए। तो धन आयनिक अपमार्जक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, नाम दे रखा है उसका कि सेट्रिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। सेट्रिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड एक धन आयनिक अपमार्जक होता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है कि CH3 CH2 के होल 15 N
जिसके साथ में 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और बाहर ब्रोमाइड आयन यहाँ पर आपस में जुड़ा हुआ है, तो उसे एक धन आयनिक अपमार्जक की श्रेणी में यहाँ पर माना जाता है, जिसका नाम है यहाँ पर सेट्रिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। यदि क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो चैनल है आपका सुनील साइंस स्टडी, जिसमें केमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने हैं, और भी क्वेश्चनों की सीरीज आपको मिलती रहेगी। जब सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती। आपका अपना सुनील कुमार। नमस्कार।